अब अपने पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन होते हैं उनको करेंगे। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। सबसे पहले लिखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ये जो चिपको आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था 1973 में और ये हुआ था टिहरी बांध के विरोध में। डैम बना रहे थे। अब जानते हो कि जब डैम बनाया जाता है तो जो वहाँ आबादी रहती है, लोग रहते हैं, उनके पुनर्वास की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। उनको पुनर्वास कैसे किया जाए। दूसरी बात, डैम की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ठीक है डैम की तलहटी में तो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में तो रहेंगे, और कल को डैम टूट गया, नुकसान लोगों का। तो दो महत्वपूर्ण बातें होती है, इस कारण से यहाँ इसका विरोध हुआ। टिहरी डैम स्थान जो है, टिहरी डैम का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड टिहरी डैम, इसको जो लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा। और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। एक है दूसरा एपिको आंदोलन, हल्का सा ध्यान रखना है आपने। एपिको आंदोलन को जो लीड किया था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े नाम है इनके। इसमें लिखिए यह आंदोलन दक्षिणी भारत में, यह आंदोलन दक्षिणी भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। चलें, आइए अब हेडिंग डाल दीजिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथी की।
हाथी। तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो फूड चेन होती है, फूड वेब होता है, या आप इसको एक शब्द से भी कह सकते हो इकोलॉजिकल सिस्टम, इसको बनाए रखने के लिए हाथी आवश्यक होता है। लिख दीजिए, प्रकृति में इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए हाथी आवश्यक होता है। हाथी आवश्यक होता है। हाथी आवश्यक होता है। अब भारत से यदि इसको जोड़ें तो ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी के संबंध में यदि हम बात करें तो विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य में वही बातें हैं, दिवस मनाने का उद्देश्य हमेशा यही होता है, संरक्षण करना। लिखिए, उद्देश्य में लिखो, हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना। हाथियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट लिखिए, पहला हाथी दिवस ये मनाया गया था 12 अगस्त 2012 को। 12 अगस्त 2012 को। फिर आइए, एक प्रोजेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कब चलाया गया इसको, संबंधित प्रोजेक्ट, इसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये जो प्रारंभ हुआ था ये सन याद रखना है आपने, 1991-92 में, और ये स्टार्ट किया गया था पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य नाम से ही पता लग रहा है इसका, भारत में हाथियों का संरक्षण करना। भारत में हाथियों का संरक्षण करना।
हाथियों का संरक्षण करना। एक हाथी अभ्यारण्य खोला जाएगा, हालांकि बहुत सारे हाथी अभ्यारण्य हैं। भारत का 32वां हाथी अभ्यारण्य, ये अगस्थामलाई। अगस्थामलाई कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। एक स्टार डाल के लिख दीजिए। भारत का 32वां हाथी अभ्यारण्य, ये है अगस्थामलाई, तमिलनाडु। देखिए, एक शब्द है हाथियों के संबंध में ही है, उस शब्द का नाम है माइक। हालांकि जैसे ही मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि माइक क्या है, या माइक का संबंध किससे है। तो माइक का संबंध जो है वो हाथियों से है, हाथियों के संरक्षण से है। नाम देखो, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, पूरा नाम इसका ये बनता है। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथियों की जो किलिंग की जो मॉनिटरिंग है, उस मॉनिटरिंग करना, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी 2003 के अंदर। नेक्स्ट लिखिए, हाथी गणना 2017 की है ये हाथी गणना, ध्यान रखना, उसके बाद नहीं आई। तो इसमें ये बताया गया है कि टोटल हाथी कितने हैं। लिखिए, मैं भारत की बात करूंगा। भारत में कुल हाथी ये है लगभग 29,964। 29,964, आप मोटे तौर पर 30,000 कह सकते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के कुल हाथियों का 60% है ये, और ये भारत के अंदर है। लिख दीजिए, विश्व के कुल हाथियों का लगभग 60%, लगभग 60% है ये। और सबसे ज्यादा हाथी कहां है? राजस्थान में है क्या? चलो, ये तो सही है, केरल में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हाथी है कर्नाटक में। दूसरे नंबर पर है असम। तीसरे नंबर पर है केरल। कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। चले, आइए, ये हो गए जी हाथी के संबंध में।
दूसरा लिखिए, एक रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये 2022 की रिपोर्ट है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, और ये जो जारी हुई है 5 अक्टूबर 2022 को WWF के द्वारा। WWF के द्वारा, जानते हो क्या WWF को? किसी व्यक्ति ने बताने का प्रयास किया है क्या इसको? फिर ठीक है। उसके द्वारा, और इसका सहयोग करता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। और ये जो जारी होती है 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होती है। कहने का मतलब है इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो 2024 में आएगी। तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो ज़्यादा रिपोर्टों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तो कहोगे अब तो साइड में कर इसको भाई, क्या जी लिविंग रिपोर्ट है वो कर, नहीं कोई लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो, तुम छोड़, तुम इसको एक बार तो समोसे ला एक बार। फिर तो यही होगी। कहने जी वो राकेश मेहरा जी बताते थे, अच्छा वही क्या जो बोलता रहता था? हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं जानते हैं, वो ऐसा सा अजीब सा ही पढ़ाता था। हाँ हाँ, ज़्यादा भाषण सा देता रहता था, वही क्या? जानते हैं जानते हैं। ऐसे ही करते हैं, लास्ट में आते हैं। बड़ा मजा आता है मेरे को, बहुत मजा आता है। हम कभी बात करते हैं ना, आनंद आ जाता है। आनंद आ जाता है कि देखो कमाल है, मानसिकता देखिए। चलिए लिखिए, ध्यान से लिखना इस लाइन को, यही लाइन क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? देखो ये सहयोग है, ये नहीं आएगा, कोई 1-2% चांस हो तो हो, जनरली ये होता है। आपसे कह देगा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, ऑप्शन में दे देगा WWF, नीरी, UNEP, WMO, इस तरीके से ऑप्शन बना के देता है। तो यहां आप जो लाइन लिखाने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए 1970 2018, 1970 2018 की अवधि, अब आप देखिए 1970-2018, इसको जब हम देखते हैं तो 48 ईयर हो जाते हैं की अवधि में पृथ्वी पर, अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में जीव जंतुओं की संख्या में 69% की गिरावट आई है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, और मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन है, मेरिट तय करने वाला है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए
एक्यूरेट आपको 69, याद रखने के लिए 70% कह सकते हो, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब है कि 1970 में यदि 100 हिरण थे, ठीक है ना, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, 100 हिरण थे, तो 2018 में 31 रह गए। कहने का मतलब इसका ये है, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, 69% की गिरावट आई है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, पहले भी आते थे, लेकिन पहले क्या है, थोड़े जो हाई लेवल के जो एग्जाम होते थे उनमें आते थे, अब आपके इनमें आने लग गए। देखा करो पेपर, जैसे अभी एसएससी के हो रहे हैं, देखा करो, फिर मूल्यांकन किया करो। आप जो पढ़ रहे हो क्या सही पढ़ रहे हो क्या, तभी तो पता लगेगा आपको कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। होल से थोड़े सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन तो पढ़ने से होगा और अच्छी गाइडलाइन से होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो जांचा करो इसको। आज एसएससी का यदि कोई पेपर है, देखो क्या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपका एडमिशन 2-3 दिन पहले हुआ हो, या 15 दिन पहले हुआ हो, या महीने पहले हुआ हो सकता है कि उस टॉपिक में से कोई बात नहीं आई हो, लेकिन जो मैं ये बात बता रहा हूं वो कोरिलेट तो कर सकते हैं ना उससे। इतना तो अंदाजा हो ही जाता है, ग्रेजुएट हो भाई, हाँ यार हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तभी हमारी तैयारी होती है। नहीं तो टाइम वेस्ट करने वाले भी बहुत है और कराने वाले भी बहुत है, दोनों के लिए यहां मैक्सिमम शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, इंग्लिश में कहते हैं। ये है, ध्यान रखा करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ध्यान रखना। तो ये गिरावट हुई है। एक और बात हाईलाइट की गई कि 48 वर्षों में 2/3 से अधिक गिरावट हुई। सही है क्या? सही है ना? मैं चाहूंगा कि इसको भी आप रखो, लिखिए, ब्रेक में लिख दो, 48 वर्षों में 2/3 की गिरावट हुई है, 2/3 की गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट जो बताई गई है, जो लैटिन अमेरिकी देश है और कैरेबियन कंट्री जो है, याद करो हम जब उत्तरी अमेरिका पढ़ते हैं तब मैं बताता हूं इनके बारे में, वहां पर हुई है। लिखिए, सर्वाधिक गिरावट लैटिन अमेरिकी देश व कैरेबियन कंट्रीज। कैरेबियन कंट्री, थोड़ी सी नजर हमें गिरावट के कारणों पर भी डालनी पड़ेगी, समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इस कारण से लिख लो ताकि आपके दिमाग में रहे। एक तो देखो, ये तो होगा ही होगा, वनों की कटाई। जब हम इनके घर में एंट्री मार जाएंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि इनका घर तो हम ही तोड़ रहे हैं, ये अपने घर में नहीं घुस रहे। कोई कह दे कि ये हमारे घर में घुस गए, ये गलत बोलते हैं, हम इनके घर में घुसे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी मत कह देना कि ये हमारे घर में घुस आते हैं, ना जी ना, पहले आपने एंट्री मारी है, इनके घर में आपने एंट्री मारी, पेड़ पौधों पे ये रहते थे, काट दिए आपने क्या किया, वहां पे इंडस्ट्री खड़ी कर दी, आपने अपने घर बना लिए, सड़कें बना दी वहां पर, तो एंट्री तो आपने मारी है। जनसंख्या आपने बढ़ाई है, इन्होंने थोड़ी बढ़ाई है, समझ रहे हो ना बात को? इनको तो बेचारे ये तो कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या में तो महारत अपने को हासिल है।
अपनों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो वनों की कटाई। दूसरा लिखो शिकार, खेती। समझ रहे हो? खेती करने लग गए, खेती योग्य जमीन बना ली हमने। झूमिंग कृषि टाइप के नाम सुने होंगे कभी, वालरा कृषि। क्या कर रहे हैं? वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली खेती। और लिख दीजिए प्रदूषण। आप देखिए वायुमंडल को इतना गर्म कर दिया, अब सबका अपना अपना सिस्टम है, कोई उस गर्माहट को बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पानी के अंदर जहर घोल दिया। अब उस पानी के अंदर जब इंडस्ट्रियल जो लिक्विड जाएगा तो पानी तो खराब होगा ना, और पानी में कौन रह रहे हैं? जीव जंतु। तो मरने लग गए, मछलियां मरने लग गई। तो प्रदूषण। फिर लिखिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट लिखिए किसी नाजुक पर्यावरण में, किसी नाजुक पर्यावरण में खतरनाक जीवों की, खतरनाक जीवों की प्रजातियों को बसाना। खतरनाक जीवों की प्रजातियों को बसाना। अब आप देखिए कोई इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में यदि अपने खतरनाक जीव डाल देंगे तो वहां की रहने वाली जो जातियां हैं वो खतरे में आ जाएगी। समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। कि जैसे अभी चीता का स्थानांतरण किया गया तो उसके बाद में आपने देखा होगा जीवों की प्रजातियां खा रहे हैं, जो भी एक्सेट्रा चल रहा है, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इस चीज को। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लिविंग, कुछ जो लिविंग सिस्टम है जीव जंतुओं का, उसको कम कर रही है ये। अब आइए, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए यूएन महासभा के द्वारा यूएन महासभा के द्वारा घोषित वर्ष, यूएन महासभा के द्वारा घोषित वर्ष 2021-2030 नया है ये, ध्यान रखना। UN depend on ecosystem restoration। पुनर्भरण बोलते हैं इसको, पुनर्भरण, पारिस्थितिकी पुनर्भरण का दशक, पारिस्थितिकी पुनर्भरण का दशक। आप इंग्लिश में याद रखो इसको, यूएन डिपेंड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 इसको घोषित किया गया है। मेरी नज़र में मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे ऐसे दशक है। डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था, वो भी आया हुआ एग्जाम में। तो ये जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए, जो पारिस्थितिकी बैलेंस को बनाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसमें इतना ही करें।